हे हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमें पता है हमारे प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट 130 डेज़ जो हैं वो बचे हुए हैं। आई नो, मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि ये कोर्स हम शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन इस कोर्स के बारे में, हमें इस कोर्स को कैसे पढ़ना है, ये कोर्स है क्या, मैं उन बच्चों को बता देना चाहती हूँ जो आज पहली बार ही इस चैनल पे आए हैं या फिर जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर नहीं हैं, चैनल पे सब्सक्राइबर हैं। तो देखिए, आप लोगों को पता है प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट 130 डेज़ लेफ्ट है। लास्ट के 2-3 दिनों को मैं नहीं गिनती हूँ। ना गिनने का मेरा रीज़न रहता है कि उन दिनों में जस्ट आप लोगों को सिर्फ अपने साथ रहना चाहिए। आपने जो बहुत ही माइन्यूट डिटेल में शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ना चाहिए और वीडियोज़ वगैरह से दूर रहना चाहिए। इन 130 दिनों से भी मैं आपको 10 डेज़ ऐसे होंगे जो सेल्फ रिविज़न तक दे दूँगी। बचे हुए मैं टारगेट लेके चल रही हूँ 120 दिनों का। तो 120 दिनों का सीधा सीधा मतलब हो रहा है नेक्स्ट 4 मंथ। अगले 4 महीने मैं आप लोगों के साथ इस कोर्स पे कंप्लीट काम करने वाली हूँ ताकि आप लोग प्रीलिम्स रेडी हो सके। अब प्रीलिम्स रेडी होने का क्या मतलब है? इस कोर्स का नाम है रैपिड रिवीजन फॉर प्रीलिम्स, आरआरपी बाय एआर, यानी कि अनुरानी। हाँ, मैं आप लोगों को अपना नाम बताना भूल गई, ये मेरी आदत है पहले से ही। खैर, मेरा नाम है अनुरानी और जो भी नए बच्चे हैं, मैं आप लोगों के तरह ही एक स्टूडेंट हूँ, बट शायद हो सकता है कि समय में आप लोगों से थोड़ा ज़्यादा चल रही हूँ, शायद मेरा सिलेबस ज़्यादा हो गया हो, तो आप लोगों की हेल्प भी मैं साथ में कर पाऊँ। एनीवे, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आरआरपी के अंदर हम एक्चुअली में क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, ठीक है? तो आरआरपी की अब जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं पॉलिटी के सब्जेक्ट से, राइट? आज मेरा गला भी ख़राब है, थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आवाज़ में थोड़ी गड़बड़ लगे, बट 5-10 मिनट मुझे पढ़ाने दीजिए, मुझे अपनी फॉर्म में आने दीजिए। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग जो है आवाज़ को भूल ही जाएंगे, ध्यान देंगे नहीं, क्योंकि हम इतनी गहराई से और इतनी स्पीड से पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं ना कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा पढ़ के। तो पॉलिटी से आज हम शुरुआत करने वाले हैं। पॉलिटी की तरह हमें पता है अलग अलग प्रीलिम्स में और भी सब्जेक्ट होते हैं। पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना होता है? अगर आप प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ना है और इंडिया से रिलेटेड जो गवर्नेंस है या उसका मैकेनिज्म है उसको भी पढ़ना है। अब पॉलिटी को पढ़े कैसे? अलग अलग सोर्सेज होंगे। खैर, मैं मान रही हूँ कि अभी तक आपने कहीं ना कहीं से पॉलिटी ऑलरेडी पढ़ ली होगी। अगर आप 2025 के प्रीलिम्स को देने के बारे में सोच रहे हैं तो एटलीस्ट हो सकता है कि आपने कहीं से एक बार रिविजन किया हो या किसी ने 3-4 बार भी कर लिया हो, या फिर कोई अभी शुरुआत भी करा हो। तो है ना, थोड़े से लेट लतीफ़ टाइप के लोग, तो हो सकता है कि वो भी आप हो। तो खैर, किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो पॉलिटी का कोर्स कर रहे हैं उसमें लक्ष्मीकांत को कम्प्लीटली पढ़ेंगे, साथ में एनसीईआरटी को भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो इसमें आप देखेंगे कि शुरुआत में जो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ ना कि पॉलिटी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो एक्चुअली में लक्ष्मीकांत में नहीं दिए हैं। लक्ष्मीकांत को बाइबल ऑफ द पॉलिटी माना जाता है यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान में। सो इसीलिए जो एक्स्ट्रा हमारे पास सोर्सेज हैं मैं उनको भी आपको करवाऊंगी। अब इसके साथ साथ जो PYQs हैं लास्ट 10 ईयर के, मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रही हूँ, 2013 से लेकर 2024 तक के PYQ हम इसमें पहले टॉपिक वाइज करते हुए चलेंगे। टॉपिक वाइज करने से क्या मतलब है? टॉपिक वाइज करने से मतलब है कि मान लीजिए आज मैं आपको पहला चैप्टर जो लक्ष्मीकांत का है वो पढ़ा रही हूँ, जिसका मतलब है हिस्टोरिकल, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या हिस्ट्री रही है, कैसे वो बनना है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। तो ये सब अगर हम पढ़ रहे हैं तो अब इसमें से पिछले यहाँ पर लगभग 11 साल में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं वो मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने के साथ साथ ही करवाती हुई चलूँगी। पहले मैं उस क्वेश्चन को कम्प्लीटली पढ़ूंगी, फिर आप लोग उसका आंसर देंगे एंड देन आई विल टेल यू द आंसर, ठीक है? तो इससे आप लोगों के साथ में प्रैक्टिस होती रहेगी। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर ये उठना चाहिए कि मैम आप पिछले 11 साल के ही PYQ क्यों करवा रही हैं? क्योंकि अभी तक तो यूपीएससी ने लगभग 79 से ही क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं कि प्रीलिम्स जो है वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था यूपीएससी के द्वारा। और यूपीएससी क्या है या सिविल सर्विसेज क्या है वो तो हमें ब्रिटिश एरा से ही समझ में आती हैं, लेकिन 79 से प्रीलिम है तो हम इतना पहले वाला क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, उसके पीछे एक कारण है। रीज़न इज़ दैट कि 79 से हम 2024 तक के भी यहाँ पर कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 42-43 ईयर्स के ये बनेंगे। लेकिन इसकी
इसको ना करने के पीछे का रीज़न ये है कि शुरुआत में जब यहाँ पर प्रीलिम्स को इंट्रोड्यूस किया जाता था तो नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस जो थे वो काफ़ी कम थे। अब नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस कम थे तो उनके लिए जो पेपर का पैटर्न होता था वो भी उतना गहरा नहीं होता था। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था, फैक्चुअल होता था। बट फिर जैसे ही ये नंबर बढ़ने लगा, ग्रेजुअली 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 12 से 13 लाख होता गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते जब ये गया तो यूपीएससी को लगा 2011 के अराउंड कि अब हमें हमारा जो पैटर्न है वो बदल देना चाहिए। यूपीएससी ने काफ़ी सारे चेंजेस किए, जिसमें से एक चेंज ये भी था कि 2013 के अराउंड, नॉट 2011, तो मैं 13 बोल रही थी हो, मैंने बाई मिस्टेक शायद 2011 बोला अभी 1-2 मिनट पहले। मैं बोल रही हूँ 2013 में यूपीएससी को क्या लगा कि हमें हमारा थोड़ा सा पैटर्न में यहाँ पर चेंजमेंट लाने की ज़रूरत है, और काफ़ी सारे बदलाव किए यूपीएससी ने, जिसमें से एक बदलाव ये था कि जो प्रीलिम्स का पेपर होता था, जिसमें प्रीलिम्स का जो एक पेपर होता था उसमें जीएस का पेपर था, यानी कि जो आज भी आप देखते हैं सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नंबर 1, एंड जो दूसरा पेपर था वो ऑप्शनल से रिलेटेड आता था। आपका जो भी ऑप्शनल है उसमें से आपसे सवाल जो हैं वो पूछे जाएंगे। इसको यूपीएससी ने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर यूपीएससी लेकर आई जीएस पेपर 1 और प्रीलिम्स पेपर 2 के तरीके से आप इसको देखेंगे, जनरल स्टडीज़, और इसमें हमें दिखाई देता है सीसेट यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। एक सिविल सर्वेंट के अंदर किस तरीके का एप्टीट्यूड होना चाहिए, किस तरीके का उसको देखने का नज़रिया होना चाहिए, क्या क्या उसे पता होना चाहिए, क्या क्या उसके पर्सनैलिटी का भाग होना चाहिए, उसका हमें टेस्ट यहाँ पे करना है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ इथिक्स का जो पेपर है, मोरालिटी के लिए, इथिक्स के लिए आपकी सोचने समझने की क्षमता कैसी है और वो किस प्रकार से होनी चाहिए ताकि आपका कोई करप्शन में इंडल्जेंस ज़्यादा ना हो, आपको पता हो कि व्यवहार करने का तरीका क्या होता है, ये सब भी इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया गया था। सो इस तरीके से हम इस कोर्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज पीटी 365 जो है वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, और क्योंकि पहली पीटी जो इंट्रोड्यूस हुई है वो पॉलिटी की ही हुई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले आपको पॉलिटी साथ में पढ़ाऊँ और उसके साथ साथ में ही आपको करंट अफेयर भी करवाती जाऊँ पिछले 1 साल का। अब ये एक कॉम्पनसेशन का तरीका है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं आप लोगों के लिए पीटी की वीडियो बनाऊंगी। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि मैं डेली न्यूज़पेपर की वीडियोस अपलोड करती थी, लेकिन कुछ महीने पहले ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि यहाँ पर बहुत ही एसेंशियल नीड है कि मैं आप लोगों के लिए नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँ, या आप लोगों के लिए तो खुद के लिए भी, क्योंकि सच में हमारे पास लास्ट मोमेंट में इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना पढ़ने के लिए कि हमें यही नहीं पता होता कि अब लास्ट के 5 दिन है, 10 दिन है, अब इनमें हम क्या पढ़ें। सो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और हैंड रिटन नोट्स बनाए। आप देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स के मैंने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए, फॉर एग्जांपल पॉलिटी इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि लक्ष्मीकांत खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंटर की तरह, नोट्स की तरह है, तो उसके नोट्स आप क्या ही बनाएंगे, पूरी की पूरी किताब ही छप जाएगी। सेम गोज़ विद स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम बात कर रहे हैं, इनको मैंने छोटा वर्जन दिया है और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है। इसके अलावा मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बने हैं, कुछ के कम बने हैं, क्योंकि कुछ ज्योग्राफी जैसे जो सब्जेक्ट हमने 2024 की प्रीलिम्स में देखा था, काफ़ी हैवी वेटेज के साथ आए थे और काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे। सो दैट इज़ वाई थोड़ा ज़्यादा बना है। उसमें मैंने फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हर किसी के हैंड रिटन नोट्स बनाकर शेयर कर दिए हैं। एनवायरनमेंट के हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी जो हैं वो प्रिपेयर किए जा चुके हैं। एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि 35 से 40 नंबर का पूछा जाता है, तो काफ़ी हाई यील्ड सब्जेक्ट हम इसको बोल सकते हैं। ऑल्दो क्वेश्चन इससे ज़्यादा आते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट कंपैरेटिवली ईजी है अगर हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स को देखें तो, कंपेयर करें तो। इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में जाकर एनवायरनमेंट के ऊपर भी जो नोट्स हैं वो बनाए हैं। इट्स आई गेस मोर देन 200 पेजेस, लेकिन लिखने में क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो आप लोग आराम से उसको पढ़ सकते हैं अगर आपने शंकर IAS या कोई भी अदर जो बुक है वो पढ़ी है। मैंने नोट्स बनाते टाइम कोई एक किताब नहीं पढ़ी है, बल्कि 3 से 4 बुक्स और उसके अलावा बहुत सारे और जो छोटे मोटे रिसोर्स हो सकते हैं, मिनिस्ट्रीज़ पे जाके हम देख सकते हैं, उन सारे सोर्सेज को इंक्लूड उनमें किया है। सो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, कि हो सकता है किसी को उनमें कुछ
कमी लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो सच में एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छे नोट्स बने हुए हैं। अगर आप उन पे जाकर अभी थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो निर्भर अभी के लिए आप हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको नापसंद आए, हो सकता है कि आप उसमें कुछ ऐड करना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने PDF जो है वो मैंने शेयर कर दिया है। खैर, मैं इस काम में लगी हुई थी, इसलिए मैं आप लोगों के लिए PT 365 यानी कि कंप्लीट 1 ईयर जो करंट अफेयर है वो भी आप लोगों को अप्रैल से पहले प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। ये हमारा कोर्स होने वाला है। जैसे ही जिस तरीके की PT 365 आएगी या फिर मुझे लगेगा कि ये सब्जेक्ट अभी के लिए करवाना इंपॉर्टेंट है, हम उस सब्जेक्ट के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। टाइम रहा तो हम कोशिश करेंगे कि 79 जो है 1979 से लेकर 2024 के, क्योंकि UPSC के द्वारा CDS, CAPF एंड मिलते जुलते जो एग्ज़ाम है CSE, ये तीनों ही करवाए जाते हैं, तो इनके PYQs को भी हम कर लें। लेकिन वो डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर, तो उसकी मैं कोई गारंटी नहीं देना चाहती हूँ। बट ये जो और चीज़ें मैंने समझाई है ये मैं आप लोगों को पक्का करवाऊँगी। एनीवे, अब इसका एम क्या है? बहुत देर से आप ये स्लाइड देख रहे हैं सामने। तो एम ऑफ द कोर्स है कि आप लोग जो है वास्ट कवरेज कर सकें और सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी हो। आई नो बहुत सारे बच्चों ने कोचिंग ली होगी या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स अभी होंगे जिन्होंने अपने आप से भी, अपने बेस से भी जो है किताबें पढ़ ली है, लेकिन अब जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सच में जो हम कंसेप्चुअल क्लियरिटी चाहते हैं अकॉर्डिंग टू UPSC एग्जामिनेशन वो हम में अभी डेवलप हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि साथ साथ हम क्वेश्चन करते जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ आपको साथ साथ में फैक्ट के साथ में कंसेप्ट भी याद रहें, तो उसके साथ भी हम आगे पढ़ेंगे। दूसरी बात ये है कि हम केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना UPSC के लिए नीडेड है। हम यहाँ पर PhD करने नहीं बैठेंगे। अगर कोई एक टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर आप लोगों को 30 मिनट समझाना ज़रूरी है तो मैं 35 मिनट समझा दूँगी, लेकिन अगर किसी टॉपिक को केवल 5 मिनट चाहिए तो हम 5 मिनट में ही करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। रिविजन इज़ मस्ट, हमें कम से कम 3 से 5 बार रिवाइज करके ही प्रीलिम्स में बैठना चाहिए, तो ये भी ज़रूरी है। तीसरी बात यह है क्योंकि पॉलिटी इज़ अ कंपैरेटिवली वेरी इजी सब्जेक्ट। अगर हम बात करें इकोनॉमी से या फिर बात की जाए एंशंट के जैसे मेडिवल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी में आपको मिनिमम 80% जो क्वेश्चंस हैं उनको करेक्ट करके ही आना है, तभी आप कोई उम्मीद मान सकते हैं कि आपका प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा। अब हम कैसे समझने वाले हैं इस सब्जेक्ट को? अभी तक तो मैंने आपको कोर्स की सारी डिटेल दी, अब मैं आपको समझाने वाली हूँ कि देखिए सब्जेक्ट जो है इसके अंदर हम इसका जो सिलेबस है उसको UPSC के डिमांड के हिसाब से थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। सिलेबस हमने जो प्रीलिम्स का देखा तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस उसमें पूछा गया है, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशूज़ एक्सेट्रा, ये सब दिया गया है। इसके अलावा हालांकि मेंस का भी थोड़ा थोड़ा मिलता ही यहाँ पर सिलेबस हमें दिखाई देता है, लेकिन मैं आपको शुरुआत में ही बता देना चाहती हूँ कि देखिए हम साथ में करने वाले हैं 2013 से 2024 तक की PYQ, और टोटल अभी तक इस पूरे सब्जेक्ट से इन पिछले 11 साल में 175 यानी कि 175 क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा चुके हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर साल 15 से यहाँ पर जो 17 के बीच में क्वेश्चंस हैं वो पॉलिटी से आते ही आते हैं। तो 32 या 35 मार्क्स का हमें मार्जिन दिखाई देता है, और इन नंबरों में से अगर आप मिनिमम 28 से 30 नंबर या 29 मार्क्स नहीं लेके आ पाते, अगर ये क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी साल 35 मार्क्स के पूछे गए तो आपको मिनिमम 30 मार्क्स उसमें से लेकर आने ही होंगे, तो ये नहीं लेके आ पा रहे हैं तो फिर सिलेक्शन होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये हम ध्यान देते हुए चलेंगे। टॉपिक वाइज देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि पार्लियामेंट इज़ द फेवरेट टॉपिक ऑफ UPSC, क्योंकि पिछले 11 साल के अंदर पार्लियामेंट से मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा चुके हैं, दैट इज़ 25, नॉट मैक्सिमम बट क्लोज टू मैक्सिमम। अब सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे गए हैं? फंडामेंटल राइट से 28 सवाल पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा हम देखेंगे गवर्नेंस इज़ ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कई बार हम उसको बिल्कुल स्किप कर देते हैं, हमें लगता है गवर्नेंस इज़ ऑल अबाउट मेंस, तो क्यों पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए? नो, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मेंस। हमें करंट अफेयर से या जो हमने टॉपिक सच में पढ़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, उनका एग्जीक्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो कहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, ये गवर्नेंस होता है और ये हमें पढ़ना ही होगा। और ये
ये सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगा। ये आप जब चीज़ों को सच में समझेंगे तभी आप एग्ज़ाम में उसको अप्लाई कर पाएंगे। सो ये आप देखेंगे कि कितने ज़्यादा यहाँ पर हाई यील्ड के टॉपिक्स हैं, तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स भी काफ़ी मात्रा में पूछी जाती हैं। क्यों पूछी जाती हैं, अभी ये तो क्यों यूपीएससी ही बताएगा क्यों पूछी जाती है। एनीवे पूछी जाती हैं क्योंकि करंट अफेयर में होती हैं, पूछी जाती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होती हैं, पूछी जाती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो फंडामेंटल राइट्स के रिलेटिवली सरकार ने कोई कानून बनाया हो, डीपीएसपी से रिलेटेड ये जो उसमें लिखा गया है उसको प्रभाव में लाने के लिए कोई कानून को बनाया हो, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो निर्धारित प्रोसीजर है उसके अंतर्गत रहते हुए बना है, नहीं बना है, जुडिशरी का क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट है, या जो खुद स्कीम है उसका क्या इम्पैक्ट है। मोस्टली ईजी सवाल होते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के, जैसा अगर आपने सच में 1-2 साल के स्कीम्स को कम्प्लीटली पढ़ा है तो आप इजीली उनको कर पाएंगे। ये एक हमारा इंपॉर्टेंट है। इलेक्शंस हम देखेंगे, अभी तक 4 सवाल आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से 2 सवाल आए हैं। सिटीजनशिप से 1 ही सवाल आया है, कम आते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे इवोल्यूशन एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से 3 सवाल पूछे गए हैं। अमेंडमेंट की जब बात करेंगे तो 6 सवाल पूछे यहाँ पर जा चुके हैं। सेंटर और स्टेट के रिलेशंस क्या होते हैं और कैसे वो एक दूसरे से निर्भर है या कैसे एक दूसरे से अलग है, उससे रिलेटेड 4 सवाल अब तक पूछे गए हैं। लोकल गवर्नेंस की अब बात यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, हम ये जो बता रही हूँ मैं आपको, ये बता रही हूँ 2013 से 2024 का डाटा। उससे पहले हो सकता है कि अगर मैं आप लोगों को बिल्कुल पहले लेके जाऊँ 79 समथिंग से लेके जाऊँ तो बिल्कुल कंप्लीट डाटा निकल के आए। तो ये हम अभी का लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से इसको देख रहे हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो इसमें से 3 सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। एग्जीक्यूटिव से 10 सवाल आए, अगन काफ़ी इंपॉर्टेंट। एग्जीक्यूटिव होता क्या है बाय द वे, ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे, लेकिन जब हम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव को आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ में यहाँ पर रिप्लेस करके समझ सकते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, इसके अलावा भी ये सब एग्जीक्यूटिव हैं क्योंकि ये क्या करेंगे, जो कानून बनेंगे उनको ये लोग एग्जीक्यूट करने में, यानी कि उनको ये लोग किस तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सके उस काम पे काम करते हैं। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एन एग्जीक्यूटिव। अब हम आगे बढ़ते हैं तो जुडिशरी पे चलते हैं। जुडिशरी से अब तक 9 सवाल पूछे जा चुके हैं। पॉलिटिकल सिस्टम किस किस तरीके के होते हैं, 11 सवाल आ चुके हैं। सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा, 10 सवाल इससे पूछे जा चुके हैं। तो वैसे सबसे ईजीएस्ट पार्ट ऑफ हम कॉन्स्टिट्यूशन का इसको मान सकते हैं, क्योंकि एक बार आपको चीज़ें याद करनी है एंड देन अगर आपने समझ लिया, याद कर लिया, तो आप आराम से इसके आंसर दे पाएंगे। प्रियम्बल इकलौते से, जो कि एक बहुत छोटा सा हम देखेंगे कि पार्ट है, उससे भी 6 सवाल पूछे जा चुके हैं। तो अब आपको सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कहाँ पर देना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कि मैं आप लोगों से क्या क्या एक्सपेक्ट करने वाली हूँ। इतनी देर से बोल रही हूँ, इतनी देर से अब आप लोगों को मैं समझा चुकी हूँ, तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। लेकिन इतनी देर से मैं जो आप लोगों को बोल के बता रही हूँ वो बता रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए क्या क्या करने वाली हूँ। अब क्वेश्चन उठता है कि आप लोग साथ में क्या क्या करेंगे, मेरी क्या क्या उम्मीद है। सबसे पहले तो आप लोग रनिंग नोट्स बनाएंगे, यानी कि आपको बुत बनकर नहीं बैठना है। देखिए 2-3 घंटे की ये क्लास होने वाली है, हो सकता है थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है थोड़ी कम भी हो। डिपेंड करेगा डेज पे, डिपेंड करेगा कि हम कितना पार्ट लेके चल रहे हैं, डिपेंड करेगा कि हमें क्या क्या समझना है। लेकिन आप लोगों को या तो एक नोटबुक लेकर बैठना है, या फिर आप अपनी किसी भी बुक को, डीडी बासु हो सकती है, लक्ष्मीकांत हो सकती है, इसको खोल के बैठेंगे। और साथ में यहाँ पर आपको क्या करना है, रनिंग नोट्स बनाने हैं। रनिंग नोट्स होता क्या है कि कुछ नहीं, जो मैं लगातार बोलती जा रही हूँ, जो आपको स्लाइड्स पे दिखता जा रहा है, उसको आप लिखते जाएंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी राइटिंग ख़राब है, आपका मन नहीं कर रहा है लिखने का, आपको लग रहा है हम तो स्लाइड्स से पढ़ लेंगे, आपको लग रहा है मैम आपने तो ऑलमोस्ट 75 पेजेस के अंदर 800 पेजेस की किताब के नोट्स बनाकर हमें दे दिए हैं, हम तो उससे पढ़ लेंगे। नहीं, ये बिहेवियर एक सीरियस एक्सपीरियंस का नहीं हो सकता। आपको
कुछ भी देख रहे हैं, आई डू नॉट केयर आप कहाँ बैठे हैं, टाइम निकालो, 3 घंटे 4 घंटे निकालो आराम से, और वहाँ पर बैठकर अपनी नोटबुक के अंदर जो जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है उसको लिखिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल डिक्टेशन में करूँगी, मैं बोलूँगी कि आई एम गोइंग टू टीच यू कॉन्स्टिट्यूशन और आप यही लाइनें लिखेंगे, मैम बोल रही हैं आई एम गोइंग टू टीच यू, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि कुछ ऐसे नोट्स अपने खुद के बनाइए, ताकि पता है इससे क्या होगा, अब जब आप ये रनिंग नोट्स बना लेंगे ना तो आपकी बहुत सारी, क्योंकि जो सेंसरी है उन्होंने मिलके काम किया, तो ये आपके डायरेक्टली माइंड में लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी आइज़ जो है वो यहाँ पर काम कर रही हैं, आप आवाज़ को सुन रहे हैं, आपकी ईयर्स यहाँ पर काम कर रही हैं, और आप साथ में समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली द पार्ट ऑफ माइंड जो आपको अंडरस्टैंडिंग करवा रहा है वो भी यहाँ पर काम कर रहा है। साथ ही में अगर आपने अपने हैंड्स का इस्तेमाल किया, साथ ही में अगर आपने अपने माइंड का, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो हम मोस्टली देखते हैं कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो थोड़ा सा चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करने में ईजी रहता है, और ऑडियो वगैरह जब हम सुनते हैं या हम जब सोचने की कोशिश करते हैं तो राइट ब्रेन का जो थोड़ा बहुत भाग है वो ज़्यादा काम करता है। सो मैं कह रही हूँ कि आप अपने पूरे ब्रेन को इस तरीके से खोल पाएंगे। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोले जा रही हूँ, क्या समझा रही हूँ, वो ऐसे के ऐसे आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि लिखने में या तो आपको शब्दों को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, शॉर्ट एंड फॉर्म लानी पड़ेगी, तो आप साथ साथ में थिंकिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ लिखेंगे, लास्ट मोमेंट पे नोट्स बहुत काम आएंगे। तो ये आपको बनाते हुए चलना है। नाउ रेगुलर रिवीजन का क्या मतलब है कि कुछ समय के अंतराल के बाद आप रिवीजन करते रहें। सबसे अच्छा तो एक फॉर्मूला होता है 1, यानी कि आज आपने जो क्लास पढ़ी है, जो नोट्स बनाया है, आप आज उसको पढ़िए, फिर 1 हफ्ते बाद पढ़िए, फिर आप 15 दिन के बाद पढ़िए, उसके बाद आप 30 डेज, उसके बाद आप 2 महीने के बाद उसको पढ़ सकते हैं, यानी कि डबल होता रहे। क्यों? क्योंकि ग्राफ्स में हम साइंटिफिक स्टडी में देख पाएंगे कि हमारी जो मेमोरी होती है उसका ग्राफ कैसे होता है कि फर्स्ट डे के ऊपर वो इतना था, 7th डे पे इतना आ जाएगा, 15 पे इतना आ जाएगा, धीरे 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 बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप अगर यहाँ पर रिवीजन करेंगे तो फिर से पल्प हमें दिखाई देगा, फिर यहाँ पे करेंगे फिर से वो एकदम से इंक्रीज़ होगा, फिर यहाँ पे करेंगे फिर से इंक्रीज़ होगा, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका चला जाएगा। और हमें कितने दिन याद रखना है यार, प्रीलिम्स 120 दिन के बाद है, तो अब इसका रिवीजन किया कैसे जा सकता है? देखो, अगर नोट्स बनाओगे, मैं पढ़ा रही हूँ, चैप्टर्स जाके पढ़ोगे तो फिर बहुत आसान हो जाएगा कि आप आज के टाइम पे पढ़िए। ऑलरेडी हम जो ये शुरुआत कर रहे हैं, मंडे से शुरुआत करें, तो आज आप, मेरा जब ये लेक्चर ख़त्म हो जाए तो जिन जो नोट्स आपने लिखे होंगे उनको एक बार रिवाइज़ करिए, और खुद ब खुद कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश करिए, कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश कीजिए। फिर संडे वाले दिन आप सारे नोट्स का रिवीजन करिएगा, फिर नेक्स्ट संडे पे आप इन दोनों के जो आपने पहले दिन बनाए और 7वें दिन तक आपके बने, और फिर 7 से 15 तारीख तक जो बने इनका रिवीजन करेंगे। फिर 30 में आप पूरा का पूरा रिवीजन ये पूरा कर पाएंगे, और कम समय लगता जाएगा ईच रिवीजन के टाइम पे, और आपकी जो मेमोरी है वो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स जो इस तरीके से रिवीजन नहीं करते हैं, जिनको 8-8, 10-10 बार एक किताब पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, हो सकता है कि आप 3 बार में या 4 बार में उनसे ज़्यादा चीज़ों को याद रख पाएँ। तो एक साइंटिफिक तरीका है, ये आप लोग करते हुए चलेंगे। अब लास्ट हमें क्या करना है, सॉल्विंग PYQ मैं भी आप लोगों को करवाने वाली हूँ, साथ साथ करवाती चलूँगी, लेकिन खुद भी अगर हो सके तो आप लोग अपनी PYQ की जो बुक है या क्वेश्चन पेपर है उसको रखिए, और अभी सही वक्त है कि आप लोग टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, या जो PYQ टेस्ट नहीं भी दे रहे हैं, डजेंट मैटर। वैसे भी कोई कोचिंग इंडस्ट्री जो है वो उस लेवल तक के नहीं बना पाती है क्वेश्चन पेपर जो UPSC आस्क करेगा, लेकिन उससे बस आपको पता चल जाता है कि आपका एक्यूरेसी रेशियो कितना है, आप कितने सवालों में से कितने सवालों को गलत कर रहे हैं, क्या क्या आपकी सिली मिस्टेक हो रही है। तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं भी आप लोगों को 1 या 2 सवाल या 3 सवाल डेली के भेज सकती हूँ टेलीग्राम पे, उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब ये हेल्प कैसे करेगा आप लोगों को, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी, कुछ पॉइंट्स होंगे जैसे कि कुछ एक्सेप्शंस, उनको मैं आप लोगों को ऑलरेडी पॉइंट आउट करूँगी। ऐसे सवाल जो प्रीलिम्स में आप लोगों को उलझाने के लिए बनाए जा सकते हैं वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाऊँगी, और इसके साथ साथ में मैं कुछ चीज़ों का और इस्तेमाल करूँगी, वो आप लोगों को अपनी किताब में या नोट्स की कॉपी में लिखते हुए चलना है। जैसे कि कुछ एक्रोनियम वगैरह मैं आप लोगों को बताऊँगी जिसकी मदद से आप चीज़ों को ज़्यादा आसानी से याद रख पाएंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ निमोनिक्स भी बताते हुए चलूँगी जिसकी
मदद से अगेन जो आपकी मेमोरी है वो ज़्यादा हो पाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना किसी किताबों में मिलती है ना कुछ, ये खुद ही आपको बैठ के मेहनत करके बनाना पड़ता है। ऑल्दो मैंने कहीं कहीं से कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, कुछ कुछ खुद बनाए हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में इस कोर्स में शेयर करते हुए चलूँगी। हर क्लास के एंड में हम PYQ उस टॉपिक से रिलेटेड करते हुए चलेंगे और जो भी कंसेप्ट है उनको यहाँ पर हम PYQs में लगाने की कोशिश करेंगे। तो अब सबसे पहला सवाल उठता है पॉलिटी। पॉलिटी पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में पॉलिटी होती क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है UPSC CSC के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज वो हमने समझ लिया, ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस हम साथ साथ करते हुए चलेंगे और आखिर तक आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पॉलिटी का मतलब है राजनीति, और जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति, अगर ये शब्द आप लोगों ने अभी सुना है तो दिमाग में एक ही चीज़ इससे रिलेटेड आ रही होगी कि राजनीति, पॉलिटी वो चीज़ें होती हैं जो हमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कामयाब रखने में मदद करती हैं, राइट। आई थिंक मैंने हिंदी में इसको गलत लिख दिया है। आदत छूट जाती है, जब आप नहीं पढ़ते हो तो कई बार चीज़ें गलत हो जाती हैं। आई डोंट नो विच राजनीति इज़ करेक्ट, दिस और दिस वन, ये आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके, या फिर मैं खुद से ही देखूंगी ये तो गड़बड़ है। एनीवे, राजनीति का क्या मतलब है या पॉलिटी का क्या मतलब है कि हम किस तरीके से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं, राइट। तो ये एक सवाल बनता है। अब पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की भी चीज़ है। पॉलिटी को अगर हम सीधी सिंपल भाषा में समझें तो शुरुआत से जाके देखें तो काल में जब हम समय पीछे जाते हैं, जब मानव बन रहा था, विकसित हो रहा था, तो जो सबसे पहले कोई चीज़ निकली तो वो निकली पॉलिटी। यानी कि छोटे छोटे कबीले थे, छोटे छोटे कबीलों को जब सुरक्षा महसूस करने का एक मन में एक चीज़ आई कि हमारे पास कुछ सुरक्षा होनी चाहिए ताकि दूसरे जो छोटे छोटे ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो हम पे अटैक ना करें, हमें मारे ना, तो एक बहुत ही ताकतवर से इंसान को हेड बनाया गया। हेड का मतलब क्या है कि हम आपको यहाँ पर सपोर्ट करते रहेंगे। किस चीज़ से सपोर्ट करते रहेंगे? हम आपको खाने को देंगे, हम आपके लिए जो जो भी हम चीज़ें लाएंगे वो देंगे, जस्ट इन द केस हमारे कबीले को आप सुरक्षा दीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे अब हेड के पास थोड़ा सा दिमाग था। हेड ने क्या किया कि अपने कुछ यहाँ पर सैनिक बना दिए। सैनिक बनाने का क्या मतलब है? ऐसे आर्मी के टाइप मत लेना। कबीला ही जस्ट यहाँ पर 20 लोगों का शुरुआती बना था, तो उसमें से क्या हुआ होगा, एक आदमी था उसको हेड बनाया गया, उसने अपने कुछ खास 1 या 2 इंसानों को अपने पास रखा, बोला लड़ने के लिए तैयार है ना, अभी किसी का भी अटैक होगा तो हम क्या करेंगे, इन जो 18 या 19 लोग हैं इनको थोड़ा पीछे भेजेंगे और हम लोग लड़ेंगे। तो यहाँ से शुरुआत होती गई। फिर अलग अलग फॉर्म हम हिस्ट्री में देखते पाएंगे, जो फॉर्म अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे जाके पढ़ाऊंगी भी इससे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये राजनीति होती है। अब देखिए, अलग अलग टाइप राजनीति के आज भी एग्जिस्ट करते हैं और समय में पहले भी एग्जिस्ट करते थे। ऑटोक्रेसी से हमें ज़्यादातर जो शुरुआत है वो दिखाई देती है। देखिए, बहुत सारी ऐसे सिविलाइजेशंस हैं 2,500-3,000 3,000 साल उनको हो गए हैं, किसी को 5,500 साल हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा की अगर हम बात कर रहे हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो पर्शियन के ऊपर हमें दिखाई देता है, इजिप्ट की हमें जो सभ्यता है या सिविलाइजेशन दिखाई देती है, इनको हम बहुत अच्छे से तो नहीं समझ पाए हैं, लेकिन जितना समझ पाए हैं उससे कुछ चीज़ें हमें समझ में आई है कि इनके अंदर भी कुछ टाइप ऑफ किंग स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता था। दिस इज़ नॉट वेरी रेलिवेंट फॉर द हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा को हम डिसफर ही नहीं कर पाए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर मोस्टली बेस्ड है। तो इजिप्ट वगैरह में जब हम देखते हैं, फ़ेरो का सिस्टम हमें समझ में आता है, फ़ेरो वहाँ पर होते थे। इसके अलावा हमें पिरामिड जो दिखाई देते हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर। सुमेरियन जब हम पढ़ते हैं मेसोपोटामिया से, तो भी हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ, यहाँ पे कुछ न कुछ किंग एंड क्वीन का सिस्टम था। ऑटोक्रेसी का मतलब यही होता है। ऑटोक्रेसी का क्या मतलब होता है कि एक इंसान, एक राजा या रानी जिसके हाथ में सारी की सारी पावर है, वो हो जाती है ऑटोक्रेसी। एक ऑटोक्रेट कौन होगा? जो उस सत्ता को संभाल रहा है। फिर हम समय के साथ ऐसे ही एंशंट, अगर आप ऋग्वेदा के समय में आएंगे या वैदिक काल के समय में आएंगे तो देख पाएंगे महाजनपदास के टाइम पे कि हमारे यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिले। इट इज़ नॉट ओनली टू इंडिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में एग्जाम्पल मिले, और भी काफ़ी जगहों पर ये एग्जाम्पल थे अलग अलग भाग में, बट मैं आप लोगों को इंडिया का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ सो दैट रिटेन करने में, याद करने में चीज़ें याद रहें। हमें दिखाई देती है ओलिगार्की। ओलिगार्की का क्या मतलब होता है? यानी कि एक समूह होगा,
एक ग्रुप होगा पावरफुल पीपल का जो कि क्या करेंगे, यहाँ पर राज करेंगे। तो ग्रुप जो होगा उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे पावरफुल पीपल हो सकते हैं, राइट। इसमें क्या हो सकता है, जिसको एक्चुअली एरिस्टोक्रेसी भी बोला जाता है, यानी कि अमीर लोग जो है, एरिस्टोक्रेट जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक समूह के अंतर्गत काम करें। अब अगर आप महाजनपदा में जाएंगे तो वज्जी जो है उसका एग्जाम्पल देख पाएंगे कि कैसे वज्जी जो एक जनपद होता था, महाजनपद होता था, उसके अंदर हमें 7,000 से भी ज़्यादा जो किंग वगैरह हैं उनको देखने को मिलता था। तो ये ऐसे बढ़ा चढ़ा के भी नंबर कई बार हमें देखने को मिल जाते हैं, बट आई होप कि आप लोग कंसेप्ट को आसान भाषा में समझने में सक्षम यहाँ पर हो रहे होंगे। देन थियोक्रेसी की अब यहाँ पर बात करिए। अब देखिए, ये तो हो गया कि ठीक है कोई राजा चला रहा है, फिर हमें समझ में आ गया कि बहुत सारे राजा मिलके चला रहे हैं, कोई 10 चला रहे हैं, कोई 50 चला रहे हैं, उनके अलग अलग परिवार हैं, 3 साल के लिए कोई राजा बन रहा है, फिर किसी का ऐसे राउंड हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। थियोक्रेसी का मतलब होता है कि एक रिलीजन हेड है और वो गवर्नमेंट को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। अब देखिए, मॉडर्न थियोज़म का अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ ना थियोक्रेसी का, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आज के समय का ईरान जो है वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट एग्जांपल हमें यहाँ पर दिखाई देता है। प्रेजेंट डे ईरान, प्रेजेंट डे ईरान के जो प्रेसिडेंट हम मान सकते हैं या जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, वो उनके रिलीजियस हेड के पास वहाँ पर होती है, उनके नीचे ही पूरी कमेटी होती है। खैर, मैंने न्यूज़पेपर में एक बार आप लोगों को पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम समझाया था, तो ऐसे एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। फिर डेमोक्रेसी की बात करें तो वाह जी वाह, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम खुद ब खुद हैं, यानी कि लोकतंत्र। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग आपका जो प्रतिनिधित्व होता है उसको चुन कर बैठाते हैं कि कुछ समय के लिए आप अपनी पावर को एक्सरसाइज कीजिए, हमें सुरक्षा दीजिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को इफ़ेक्टिवली चलाइए, हर एक इंसान ठीक तरीके से समाज में रह सके, वैसी कुछ चीज़ें आप बनाइए। सो ये है। अब हम समझते हैं सोशलिज्म को। देखिए, ये जो शब्द है ना दो, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, अब मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को इनकी डेप्थ नॉलेज हो। सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवाद, यानी कि समाज के लिए आप काम करेंगे। समाज के लिए काम करेंगे तो किस तरीके से काम किया जा सकता है वो हम समझेंगे। देखिए, जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं ना, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द कम्युनिटी एज अ होल, यानी कि पूरा का पूरा समाज एक साथ मिलकर जो भी प्रोडक्शन के मीन्स है, जिस भी तरीके से किसी भी चीज़ का उत्पादन किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, उसको होल्ड कर रहा है। कम्युनिज्म इससे मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है, या फिर अगर हम कह सकते हैं कि तो समाजवाद की ही एक शाखा है, एक ब्रांच है। बट फ़र्क ये हो जाता है कि सोशलिज्म के अंदर थोड़ी बहुत सोशल हायरार्की रह सकती है, लेकिन कम्युनिज्म एक ऐसा रूप है इसका जिसके अंदर कोई कास्ट नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं है तो जो सारा का सारा पैसा, प्रॉपर्टी या फिर इन चीज़ों को अगर मैं थोड़ा बहुत छोड़ भी दूँ, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट, आपका घर आप ही का घर है, आपकी ज़मीन आप ही की ज़मीन है, ये कॉन्सेप्ट इन सब में नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी कंट्री है जिन्होंने इन ब्रांचेस को अपनाया था। सोशलिज्म डेमोक्रेसी के अंदर भी पाया जा सकता है, लेकिन कम्युनिज्म इसके अंदर नहीं पाया जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल अगेंस्ट है। नाउ, सोशलिज्म और कम्युनिस्ट जो कंट्रीज़ थी उसमें से हम यूएसएसआर, यानी कि इससे पहले की जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया की हम बात करते हैं, उसमें आता है। चाइना को हम देख पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये जो मॉडल था ये कंप्लीट तरीके से जिस तरीके से सोचकर बनाया गया था वो नहीं बन पाया, और धीरे धीरे हमें इन ऐसी कंट्रीज़ में ऑटोक्रेसी की यहाँ पर जो है तरीके की गवर्नमेंट देखने को मिली। सो ये कुछ पॉलिटिकल टर्म्स थी। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में अभी आ गई होंगी, राइट। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, क्योंकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, तो हमें डेमोक्रेसी ज़्यादा पढ़ना है। 2 तरीके की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है जब सभी के सभी लोग जो हैं वो डायरेक्टली किसी को चुन रही हैं। अब इसका क्या फ़र्क होगा, देखिए जैसे स्विट्ज़रलैंड है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है तो लोगों ने किसी एक प्रतिनिधि को चुना। अब उनका मन कर रहा है कि किसी तरीके का एक कानून आना चाहिए, उन्होंने उस कानून को रेफरेंडम के माध्यम
माध्यम से बोला कि देखिए ये कानून है, ये आप पार्लियामेंट में हमारा लगवा दो, या कि कोई कानून लेजिस्लेचर ने अगर बनाया है तो वो कानून यहाँ पर पारित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी लोग वोट कर कर बता सकते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि आपने एक समय पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना, उसको फिक्स टर्म दी काम करने के लिए, मान लीजिए 5 साल दे दिए, और अब आपका उससे कोई मतलब नहीं है। वो अपने हिसाब से, क्योंकि आपने उस इंसान में भरोसा दिखाया, तो वो इंसान अपने सोचने के विचार से, अपनी जो उसकी कैपेसिटी है थिंकिंग की, उस हिसाब से सारे काम अब आगे करता जाएगा। ठीक है, ये होती है इनडायरेक्ट। खैर, आगे इन कंसेप्ट्स को मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है, तो अभी हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, संविधान क्या है? जब हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में हमने सीधा सीधा देखा कि पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ के आना। ठीक है, पढ़ लेंगे, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में होता क्या है? तो यहाँ पर बहुत सारे शब्दों को अब हम देखने वाले हैं, जिसमें से क्या क्या मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। पहले ज़रा उसका ओवरव्यू दे देती हूँ छोटा सा, सो दैट आप लोगों को यहाँ पर समझने में एक स्ट्रक्चर बना रहे और प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने देख लिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है ये हमें देखना है, यानी कि संविधानवाद वो क्या होगा वो हमें समझना है। इसके अलावा हम समझेंगे फीचर्स, किसी भी संविधान के क्या क्या फीचर्स हैं, और ख़ासकर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं वो हम देखेंगे। अब जहाँ भी नेक्स्ट स्लाइड में कभी भी मैं सी के ऊपर ऐसे पूरा का पूरा उसको बंद कर दूँ, तो इसका मतलब समझिएगा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर बात कर रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरीके से लिख रही हूँ। इसके अलावा हम फिर फेडरलिज्म को समझते हुए चलेंगे। जब संविधान है उसमें कुछ कैरेक्टर है, जैसे हमारे संविधान में है, फेडरलिज्म क्या होता है। फिर हम पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन्स क्या क्या है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। एंड उसके बाद मेजॉरिटी वगैरह क्या होती हैं, ये सब पढ़ते हुए अब आगे बढ़ेंगे, एक एक करके मैं आप लोगों को ये समझाऊंगी। और लास्ट में जो डिफरेंट टाइप की पॉलिटिकल थ्योरीज है, कुछ का इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया है, और कुछ और कैसी होती हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। आई नो कि ये सब लक्ष्मीकांत में या जो बहुत सारी किताबें हैं उनमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन सी आजकल यूपीएससी जो है ना वो काफ़ी मीन्स रिलेवेंट सवाल भी पूछने लगा है। अगर आप चाहेंगे तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। पीवाईक्यू देखने के बाद आप समझेंगे, रिसेंट खास करके 2020 से 24 की पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे, मैं करवाऊंगी पीवाईक्यू, तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक बार ये सारी चीज़ें हमें समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कोई भी एक लीगल डॉक्यूमेंट दैट इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री हैविंग ए स्पेशल सैंक्टिटी, यानी कि आपको क्या करना है, एक ऐसा कानून जिससे चल सके, एक फंडामेंटल लॉ, एक नींव जो कानून की होती है। कानून देखिए, हमारे संविधान में कोई कानून होते नहीं है, वैसे आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल का क्या मतलब है, अनुच्छेद। अनुच्छेद हमारे होते हैं, नोट आईपीसी जैसे हमने बोल दिया, यानी कि धाराएं नहीं होती है। तो धाराओं के लिए हमारे पास अलग अलग कानून है। सीआरपीसी जो कि अब उसका नाम चेंज हो चुका है, भारतीय दंड संहिता की तरीके से हम देख सकते हैं उसको, भारतीय न्याय संहिता हम देख पाएंगे। आईपीसी जो है वो चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से इनमें कानून हमें दिखाई देते हैं। पर जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमें समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट तो है, यानी कि वो लीगली तो समझ में आता है। सुप्रीम कोर्ट में अगर उसके साथ कोई भी छेड़खानी है या उसके किसी भी प्रोविजन को नहीं माना जा रहा है, तो उसके लिए किसी भी कानून में किसी भी कोर्ट के ऊपर जाया जा सकता है। लेकिन वो खुद में कानून नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, फंडामेंटल लॉ, जिससे हर एक कानून निकल रहा है। जिसके अब मैं अगला आप लोगों को समझा दूं कि आप लोगों को पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी पढ़ना है तो इसका मतलब क्या है कि पॉलिटी एक सब्जेक्ट है। अब इसके अंदर इससे रेलिवेंट क्या क्या है वो आपको अलग अलग पढ़ना है, या इसको रेलिवेंट बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें आपको पढ़नी है। तो यही हम देखने वाले हैं कि इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा होता है, किसी कंट्री में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, किसी में लिखा हुआ बिल्कुल नहीं है, किसी में 30-40 पेजेस का है। हमारे में हम देखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमने लिखा हुआ है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या मतलब है? देखिए,
ये एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमें समझाया गया है, कहीं भी संविधान में इस शब्द को आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संविधान में नहीं दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है, और यूपीएससी इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाती है। तभी लिख देती है सवाल बनाते टाइम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमें थोड़ा सा बचना है, समझना है कि क्या क्या शब्द संविधान में है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या हमें कहाँ से मिले हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, क्या किसी कानून या किसी जो एक्ट होता है उसके तहत बनाए गए हैं। तो ये सब हम देखते हुए चलेंगे, राइट। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि एक्चुअली मैं पहले अमेरिका में आया था, और उसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी उसको डिफाइन किया गया अलग अलग केसेस में, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं उसको मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है कि जो जर्नल स्टेट है, यानी कि जो स्टेट क्या हो गई, अब यहाँ पर स्टेट का मतलब हो गया, आप इंटरनेशनल टर्म में इसको लेकर जाइएगा, जो कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव है, यानी कि किसकी बात हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात करें। अब गवर्नमेंट के पास में अलग अलग पावर्स होती हैं, स्टेट के पास में अलग अलग पावर्स होती हैं, उन पावर्स के ऊपर कुछ लिमिटेशन को लगा देना। लिमिटेशन का क्या मतलब है कि आप इसी हद तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ नहीं चलेगी। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट 21, राइट टू लाइफ, हर किसी को जीने का अधिकार है, और स्टेट बिना प्रोसीजर को यहाँ पर देखे हुए, क्रिमिनल ऑफेंसेस में ऑब्वियसली लोगों को फांसी भी हुई है, लेकिन आप ऐसे ही अपनी इच्छा से नहीं बोल सकते कि इसको मर जाना चाहिए, इसको मार दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो ये क्या है, लिमिटेशन है। लिमिटेशन कैसे लगाएगी, अलग अलग यहाँ पर चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। फंडामेंटल राइट्स जैसे कि आप देख पाएंगे तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद होते हैं, जिसमें जो लिमिट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टेट के ऊपर लगाई गई है, उसकी शक्तियों के ऊपर लगाई गई हैं, और इसी को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के नाम से भी बोला जाता है, ताकि स्टेट जो है वो आर्बिट्रेटरी डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज ना कर सके, प्रिवेंट रहे। ओके, अब इसके लिए 2-3 केसेस हमें याद रखने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि यूपीएससी की हैबिट है कि वो ऐसे सवाल पूछता है, पीवाईक्यू को मैं अच्छे से समझने के बाद ही ये बात बोल रही हूँ। यूपीएससी ऐसे सवाल नहीं पूछता है कौन सा केस था, कौन सा केस नहीं था, बट इन द केस, ठीक है, अगर ऐसा हो गया कि रामेश्वर प्रसाद केस, IR कोहलो, इनमें से कौन से ऐसे केस थे, 4 केसेस आपको दिए गए, 5 दिए गए, और ऑप्शंस में बोला गया कि 1 and 2 and 3 जिसमें बात की गई है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। सो उन केस के लिए तो हम नहीं चाहते हैं कि हम एक भी सवाल को गलत यहाँ पर करें। तो देखिए, एक यहाँ पर हमें समझ में आता है कि रामेश्वर प्रसाद केस जो था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है उसका मतलब होता है एब्सोल्यूटिज्म को रोकना। तो रामेश्वर प्रसाद केस हमें याद रखना है, ठीक है। इसमें बता दें कि रूल ऑफ लॉ को हमें हमेशा लेके चलना है। फिर एक और केस होता है जिसमें अगेन सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बाद, और जो कि था IR कोहलियो केस। अब इस केस में क्या बोला, इस केस में बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो एक्चुअली में एक लीगल प्रिंसिपल है, जिसका लिए क्यों रिक्वायर होता है, क्यों चाहिए हमें, लीगल प्रिंसिपल है, यानी कि अगर आपने इस तरीके से काम नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी इंसान आ सकता है, ठीक है। और वो क्यों है, ताकि गवर्नमेंट की जो पावर है उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके, और जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होते हैं वो डिस्ट्रॉय बिल्कुल भी ना हो। तो ये सब आई होप आप लोग समझने में सक्षम होंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अलग अलग तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा इसको समझाने की कोशिश की है। कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या पढ़ा, लीगल डॉक्यूमेंट है एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ ए कंट्री है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसका काम ही है स्टेट की पावर्स को प्रिवेंट करना, उनके ऊपर थोड़ी सी लिमिटेशन लगाना, ताकि कभी भी आर्बिट्रेरी डिसीजन मेकिंग ना हो सके, राइट। अब मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हूँ, जस्ट एक रिविजन की तरह अगर आप लोगों को लिखना है नोट मेकिंग के रूप में तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी का क्या मतलब होता है कि कुछ हमारे संविधान में ऐसे वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल दिए गए हैं जो हमें अडेयरेंस रखने ही रखने हैं। अब मॉरलिटी का सीधा सीधा मतलब होता है नैतिकता से, यानी कि ऐसा व्यवहार जो किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा नेशनल फ्लैग जहाँ पर भी है तो सभी को, अगर आप इंडिया के वासी हैं तो आप लोगों को उसको इज्जत देनी चाहिए, उठना चाहिए, सलाम करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, सल्यूट करना चाहिए। नेशनल एंथम अगर कहीं पर बज रहा है तो आपको क्या करना चाहिए,
आपको खड़े हो जाना चाहिए। तो ये कुछ व्यवहार हैं जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति रखने चाहिए। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ नोन एज कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, कॉन्सेप्ट का मतलब है कि क्या चीज़ है। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ का सीधा सीधा मतलब होता है कि यहाँ पर शासन चलेगा कानून का। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप प्राइम मिनिस्टर हो या फिर प्रेसिडेंट हो, जो कानून में लिखा गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है, उसी हिसाब से आपको सीधा सीधा काम करना पड़ेगा। नहीं कर रहे हो तो आपको हटाया भी जा सकता है। इम्पीचमेंट का ऑप्शन है। लोकसभा हमारी जो होती है वो डिसॉल्व हो सकती है, समय से पहले हो सकती है, 5 साल उसकी टर्म होती है, लेकिन आप चाहें तो चाहे 1 महीने बाद उसको ख़त्म कर दीजिए, मेजोरिटी हटा दीजिए आप। ठीक है, तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत सारे ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पार्ट देखने को मिलते हैं, ऐसी जगहें देखने को मिलती है जिसमें हमें समझ में आता है कि रूल तो जो होगा वो एक्चुअली में लॉ का ही होगा, कानून के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर काम होगा। इसका मतलब सीधा सीधा फिर से यही हो गया कि आर्बिट्रेटरी पावर एब्सेंस होगी। आप अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते हो, जो लिखा है उसके मर्यादा में रहो और काम करो। दूसरी बात हमें समझ में आती है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी चलेगा, यानी कि कानून की नज़र में सब बराबर है, नहीं फ़र्क पड़ता है कोई साधु है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई आपको अलग अलग जातियों में देखने को मिलता है, कोई मराठा है, कोई रिलीजन अलग है, जाति अलग है, धर्म हमें समझ में आ रहा है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, कानून की नज़र में सब बराबर है। तो ये कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा अगर आपको इलेक्शन में जाना है और वोटिंग करनी है, चाहे आप फिर शाहरुख खान हो या फिर चाहे आप गली में कोई भी जो छोटा काम है वो कुछ कर रहे हैं, राइट। तो खैर काम कोई छोटा मोटा नहीं होता है। द पॉइंट इज़ कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि कानून की नज़रों में इक्वालिटी बिफोर लॉ हमें हमेशा दिखाई देगी। इंडिविजुअल की लिबर्टी को हमेशा ध्यान रखना है। Okay, I'm so sorry for that. Then won't wake up in morning. Okay, Alexa, you can stop now. Anyway, sorry for that. So, हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल लिबर्टी की। इंडिविजुअल लिबर्टी से यहाँ पर क्या मतलब है? इंडिविजुअल लिबर्टी से यहाँ पर मेरा पूरा मतलब है या मीनिंग है हमारा कि हर एक इंसान के पास में खुद की लिबर्टी होती है। लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, आज़ादी। और आज़ादी से जब हम बात कर रहे हैं तो आज़ादी तो दूसरे इंसान की भी है, सिर्फ एक इंसान की नहीं है। यानी कि आपको आज़ादी है बोलने की, आप स्पीक कर सकते हैं किसी भी मुद्दे पे कैसे भी, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो किसी दूसरे इंसान की आज़ादी को ख़त्म ना करें। ठीक है, आपको जो करना अपने घर में करो, प्राइवेसी में करो, लेकिन जब आप समाज में बाहर निकल रहे हो तो आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि आप किसी दूसरे की आज़ादी को ना ख़राब करें। इसमें स्टेट पे भी बात आ जाती है और फंडामेंटल राइट ये फ्रीडम हमें देता है, तो ये स्टेट में यानी कि सरकार भी आपकी आज़ादी को ख़त्म ना करे और आप भी किसी दूसरे की आज़ादी को ख़त्म ना करें। इस चीज़ को, इस मर्यादा में रहते हुए आपको आज़ादी दी गई है। सो ये हमें समझ में आ गया है। अब हम काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ से हमारी काइंड ऑफ रियल जो पॉलिटी है वो स्टार्ट हो रही है, जो कि बात कर रही है पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में, यानी कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार जो होती हैं उनकी क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स हैं। 2 तरीके की फॉर्म अभी हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में दिखाई देती है, जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम हमें दिखाई देता है एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमें दिखाई देता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमें मोस्टली दिखाई देगा इंडिया एंड यूके जैसी कंट्रीज़ में, क्योंकि यूके में सिस्टम इंडिया से पहले आ चुका था और कहीं ना कहीं हम उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं यार। 200-300 साल हमारी कंट्री में रह के गए, एडमिनिस्ट्रेशन बना के गए। खैर जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझेंगे कि हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है इस मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन में। जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम देख पाएंगे यूके जैसी कंट्रीज़ को, यानी कि प्रेसिडेंट जो होंगे वो यहाँ पर क्या होंगे, काइंड ऑफ सुप्रीम पावर यहाँ पर होंगे। बात करते हैं जब इंडिया की इसकी, तो हम देखते हैं पार्लियामेंट इज़ मोर सुपीरियर एज़ कम्पेयर टू एनी इंडिविजुअल, क्योंकि अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर है भी तो लेकिन पार्लियामेंट तो उसको हटा सकती है वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस के उसमें करके। मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस यहाँ पर किया जा सकता है। मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस में वोटिंग जो होती है उससे समझ में आ सकता है अगर मेजोरिटी ख़त्म हो गई है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हम देखते हैं कि एक तो टेनोर सिस्टम के हिसाब से बना हुआ है, दूसरा इनकी जो पार्लियामेंट है यानी कि इनका जो अपर हाउस एंड लोअर हाउस हम देख
पाएंगे, जिसको सेनेट के नाम से भी बोला जाता है। तो हम यहाँ पर देख पाएंगे पीपल ऑफ हाउस के नाम से इसको जो लोअर हाउस होता है उसको जाना जाता है कि प्रेसिडेंट तो इसका भाग है ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज प्रेसिडेंट वो हमें किस चीज़ का समझ में आता है, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये छोटे छोटे भेद हमें दिखाई देते हैं। दूसरा यहाँ पर हम पॉइंट देखेंगे कि पार्लियामेंट जो सिस्टम होता है उसके अंदर ड्यूअल एग्जीक्यूटिव हमें समझ में आता है। क्यों समझ में आता है, इंडिया का ही एग्जाम्पल लेते हुए आगे बढ़ेंगे। पहली बात तो अगर इंडिया का एग्जाम्पल ले तो हमें देखने को मिलता है कि एक हमारे पास प्रेसिडेंट है एंड दूसरे हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है। अब प्रेसिडेंट जो होते हैं वो फर्स्ट मैन और पर्सन ऑफ इंडिया उनको माना जाता है। अब वो है तो जो सारे के सारे काम होंगे वो भी उनके नाम पे होते हैं, लेकिन ही इज़ अ नॉमिनल हेड, यानी कि केवल नाम के लिए ही हेड है, उनमें कोई एक्स्ट्रा पावर या पूरी की पूरी पावर जो गवर्नमेंट की होती है वो नहीं होती है। वो हमें देखने को मिलती है प्राइम मिनिस्टर के साथ में। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो देख पाते हैं कि यूएसए के अंदर, यहाँ पे मैंने यूके लिख दिया है क्या, सॉरी, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यूएसए। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। तो जब हम यूएसए में देख पाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो सिंगल एग्जीक्यूटिव ही होता है, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। यानी कि प्रेसिडेंट ही है, वही नॉमिनल है, वही नॉमिनल हेड होंगे और उन्हीं के पास में सारी की सारी पावर्स भी देखने को मिलेंगी। अब ये जो डुअल कॉन्सेप्ट हमें दिखाई दे रहा है ना एग्जीक्यूटिव का, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में हमने यूके से लिया था, क्योंकि यूके में क्या होता था कि मोनार्क होते थे, लेकिन धीरे धीरे मोनार्क की जो शक्तियाँ वो थोड़ी कम होती गई। मोनार्क यानी कि राजा जो थे वो काइंड ऑफ नॉमिनल हेड रह गए, जो कि आज भी नॉमिनल हेड है, काम कर रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट वहाँ पर सॉवरन हो गई कि उससे ऊपर कोई भी नहीं है। इंडिया में पार्लियामेंट इज़ नॉट सॉवरन बट पार्लियामेंट इज़ सुपीरियर, ये आपको समझना चाहिए। नाउ अब हम समझते हैं कुछ और पार्ट्स इसके बारे में कि और क्या क्या इसमें होता है। जैसे कि पार्लियामेंट सिस्टम में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ पावर भी हमें दिखाई देता है। फ्यूजन ऑफ पावर का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो शक्ति है वो हमें कहाँ पर दिखाई देगी, काइंड ऑफ एक तरीके से ही दिखाई देगी, ठीक है, सेपरेट नहीं है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पार्लियामेंट का ही पार्ट है, लोकसभा में ही बैठते हैं। आप देख पाएंगे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो लोकसभा में ही बैठे होते हैं, जबकि वो एग्जीक्यूटिव का भाग है। बट द लेजिस्लेचर जो एमपीज़ होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनका काम है कानून बनाने का, वो भी लोकसभा में ही बैठते हैं। तो ये सब हम देख पाते हैं। राज्यसभा में ऑल्सो बैठते हैं। प्राइम मिनिस्टर हमारे राज्यसभा से भी हो चुके हैं और पहले भी हो सके हैं, अभी हो भी सकते हैं और हो भी चुके हैं। इंदिरा गांधी वाज इटसेल्फ व्हेन शी बिकेम ए प्राइम मिनिस्टर वाज फ्रॉम राज्यसभा। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट आपका अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, तीनों के तीनों ही आते हैं, राइट। पार्लियामेंट जब इंडिया की बात होती है तो सीधा सीधा समझना प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि पीवाईक्यू में एक बार पूछा भी जा चुका है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का भाग है या नहीं है। तो वो होते ही हैं, ऑल्दो वो पार्लियामेंट में सीटिंग में नहीं बैठते हैं, बट ही हिमसेल्फ इज अ ऑफिस काइंड ऑफ पार्लियामेंट का पार्ट, ठीक है। 3 भागों में आप पार्लियामेंट को बांट सकते हो। नाउ जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पर तो सेपरेशन ऑफ पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है। सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब यही है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन से बिल्कुल अलग है, प्रेसिडेंट का ऑफिस बिल्कुल अलग है और वो यहाँ पर नहीं आता है पार्लियामेंट के अंदर। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, पीवाईक्यू के फॉर्म में 1-2 बार आया भी है छोटा मोटा सवाल, लेकिन आगे भी आने की पूरी संभावना इनकी है। यहाँ पे हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखने को मिलती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव है यानी कि प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब के सब एक साथ ही तैरेंगे और एक साथ ही डूबेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर हट गया तो उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो बच जाए, नहीं, वो भी एक ही साथ में हट आए दिए जाएंगे लोकसभा के अंदर से, और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी जो जिम्मेवारी है वो लोकसभा के प्रति होती है। यहाँ पर याद रखिएगा, राज्यसभा नहीं बोल रही हूँ, दे आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि इनके प्रति ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखते हैं प्रेसिडेंट किसी के भी प्रति। तो यहाँ पर नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फीचर है जो हमें समझ में आता है।
दूसरा हम देखते हैं कि हमारे पार्लियामेंट सिस्टम या जो भी पार्लियामेंट सिस्टम होते हैं उसमें मोस्टली लोकसभा कब से बता रही हूँ कि डिसॉल्व की जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है। लेकिन जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हम देखेंगे तो लोअर हाउस, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं इंडिया के लोकसभा से, उसकी अपनी खुद की फिक्स टर्म होती है और उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अलग से काम कर रही है, एग्जीक्यूटिव अलग से काम कर रहा है, तो ख़त्म क्यों करना है? लेकिन लोकसभा को ख़त्म करना है क्योंकि गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है, गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है तो वो तो खुद लोकसभा का पार्ट है, और लोकसभा का पार्ट भी कम नहीं, 80 से 90 तो मिनिस्टर है जो लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भाग है, फिर प्राइम मिनिस्टर है, फिर कैबिनेट हमें दिखाई देता है। तो इसी वजह से क्योंकि उन सबको हटाएंगे तो लोकसभा नहीं चल पाएगी। सो ये सब फीचर आपको याद रखने हैं और ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने। नाउ अब हमें समझ में आएगा कि पॉलिटिकल अरेंजमेंट का क्या सिस्टम है। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि मैं आप लोगों को फेडरल सिस्टम भी समझाऊंगी, फेडरलिज्म क्या होता है एंड यूनिटरी क्या होता है। देखिए पॉलिटिकल अरेंजमेंट की जब हम बात करते हैं ना तो अलग अलग प्रकार के ये होते हैं और अलग अलग प्रकार में दो ही फॉर्म होती हैं, एक फेडरल और एक ये यूनिटरी। तो इन दो फॉर्म के अंदर जो फेडरल सिस्टम होता है उसका मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम ऑफ पॉलिटी जिसके अंदर जो पावर है वो यूनियन और जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है यानी कि जो स्टेट है, अब इंडिया में आराम से समझिएगा, यूनियन यानी कि सेंटर की बात हो रही है, सेंटर यानी कि अभी फ़िलहाल कौन सी गवर्नमेंट चल रही है? मोदी गवर्नमेंट। तो हम देखेंगे इनके बीच में, दूसरा किसी भी स्टेट को रख लीजिए, वर्सेस यहाँ पे लगाना गलत है क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पावर को शेयर कर रहे हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं। तो पावर हमें किसके साथ में, फॉर एग्जांपल अभी जम्मू कश्मीर ले लीजिए, कोई भी स्टेट, हिमाचल प्रदेश, 28 की 28 स्टेट ले लीजिए ना आप। तो इन सभी स्टेट के अंदर में जो पावर का डिवीज़न किया गया है कि आपके पास में पुलिस जो होगी वो स्टेट पुलिस के पास भी होगी, लेकिन सेंटर के पास भी अपनी ऑल इंडिया पुलिस हमें दिखाई देती है जिसमें हम किसको देख पाएंगे, IPS को देख पाएंगे सर्विस के अंतर्गत। तो ये सारे तरीके अलग अलग पावर हैं, वो हम 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब आगे बढ़ेंगे तो पढ़ते हुए चलेंगे। यूनिटरी सिस्टम का क्या मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो हमें दिखाई दे रहा है यूनियन गवर्नमेंट, उसी के पास में सारी की सारी पावर है, तो वो ज़्यादातर चीज़ों को डिवाइड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो UK जो है उसमें, यानी कि वैसे तो हमने बहुत कुछ सीखा लेकिन हम UK से इस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़े कि हमें फेडरलिज्म पे पूरा का पूरा ध्यान देना है और यूनिटरी सिस्टम हमें सारा दिखाई देता है UK में। US के अंदर हम क्या देख पाएंगे, फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो ये याद रखना है आपको कि हम किस प्रकार की पॉलिटी और दुनिया में अलग अलग पॉलिटी हमें कहाँ दिखाई देती है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में दोनों के ही थोड़े थोड़े करेक्टरिस्टिक है, लेकिन मोस्टली हम क्या है, फेडरल है। इसका यूनिटरी का करेक्टरिस्टिक क्या है, कनाडा की तरह। ऑल्दो कनाडा हमें क्या दिखाई देता है, एक फेडरल गवर्नमेंट ही दिखाई देता है सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल, लेकिन कनाडा में भी क्या है कि सेंटर जो होता है उसके पास में जो पावर है वो थोड़ी ज़्यादा है। पावर ज़्यादा है इसका क्या मतलब है, पावर ज़्यादा का सीधा सीधा मतलब है कि जैसे कि हमारा 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हमने पावर्स को बांट रखा है। और ये आइडिया हमने कहाँ से लिया था, ये आइडिया हमने लिया था 1935 के एक्ट से। तो अब जब हम पावर को बांटते हैं तो कैसे बांटते हैं, पावर को हमने बांटा है, पहले यूनियन लिस्ट बनाई है, फिर स्टेट लिस्ट बनाई है और फिर कॉन्करेंट लिस्ट बनाई है। कुछ ऐसी ही लिस्ट 1935 के एक्ट में भी बनी थी जिसमें हम रिजर्व लिस्ट वगैरह देखेंगे। खैर हम आगे उसको पढ़ते हुए चलेंगे, अभी बताती बार बार इसलिए चल रही हूँ सो दैट कई बार आप सुने और आप लोगों को चीज़ें याद हो जाए। नाउ यूनियन लिस्ट जो होती है उसमें हमें यूनियन के किस किस चीज़ों पे अधिकार है कानून बनाने के, वो हमें दिखेंगे। स्टेट किस किस चीज़ों पे अपने कानून बना सकती है वो हमें दिखेंगे, क्या क्या शक्तियाँ। और कॉन्करेंट का मतलब है ऐसी चीज़ें जिस पे स्टेट एज वेल एज यूनियन दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हरियाणा एक स्टेट है और यूनियन ने एक क्या बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है ABC कुछ भी, ठीक है। हरियाणा ने कानून बना दिया है DEF और ये दोनों कानून एक दूसरे से काफ़ी विपरीत है, कुछ कुछ सिमिलरिटीज़ और कुछ कुछ एक्सट्रीम विपरीत है। तो अब जो यूनियन ने कानून बनाया है वो कानून मान्य होगा और हरियाणा का जो बनाया गया है जितना भी वो जो लॉ उन्होंने बनाया था और वो उसके विपरीत था वो उतना कट जाएगा, ऑटोमेटिकली अमान्य हो जाएगा। तो यहाँ पर शक्ति किसकी ज़्यादा हुई, यहाँ पर शक्ति ज़्यादा हमें दिखाई देती है यूनियन गवर्नमेंट की, एंड दैट इज़ समथिंग जो हमें यूनिटरी सिस्टम का या थोड़ा स्ट्रॉन्ग जो हमारा सेंटर है एज़ कम्पेयर टू स्टेट वो फीचर भी दिखा देता है। अब इंडियन पॉलिटी के क्या क्या पिलर्स हैं। इंडियन पॉलिटी में हम लेजिस्लेचर को देखेंगे, इंडियन पॉलिटी के अंदर हम एग्जीक्यूटिव को देखते हैं एंड
जुडिशरी को देखते हैं तो ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है। लेजिस्लेचर यानी कि कानून जो बना रहा है, विधेयिका जिसको हम बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्य जो पूरा का पूरा कर रहे हैं तो वो हम इसको जानेंगे, जुडिशरी यानी कि जो इनके ऊपर की ये संविधान के हिसाब से काम करे या नहीं करे हैं वो नज़र रखता है, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी हम न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सब हम यहाँ पर समझेंगे, देखेंगे। अब इससे रिलेटेड हम सवाल करते हैं और उसके बाद इस वीडियो को आज क्योंकि इंट्रोडक्टरी ही था इसको ख़त्म करते हैं। कल से हम 3 या 4 चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको समझना है, ठीक है। 2014 में ये सवाल पूछा गया है और आपको इसका आंसर, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ, खुद देना है, ठीक है। कमेंट में पहले लिखिए, मैं पर्सनली देखूंगी कि आप में से किन किन ने आंसर लिखे, 1 2 3 करके ऐसे आंसर लिखिएगा, कितने आपके ठीक हुए, कितने आपके ठीक नहीं हुए, ताकि मैं भी, अगर आप लोगों के क्वेश्चन ठीक करने की क्षमता ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही है तो शायद मैं अपने पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा बदलूँ, शायद और डीप में जाने की ज़रूरत है या नहीं है, ये देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एनीवे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रही है, ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज़ वन, एक संविधानिक तरीके से बनी हुई सरकार इनमें से कौन सी है। 2 स्टेटमेंट आपको एज आंसर की तरह दिए गए हैं। पहली स्टेटमेंट बोल रही है, प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, यानी कि कोई एक इंसान है जिसकी खुद की कुछ लिबर्टी है, खुद की कुछ आज़ादी है इंडिविजुअल लेवल पर, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, उनके ऊपर हमें देखा जा रहा है कि रोधक काइंड ऑफ चीज़ों को यहाँ पर लगाया जा रहा है ताकि जो स्टेट का इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर बना रहे। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है, प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस तो लगा रही है, बट ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। आप लोगों को बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है, कि यहाँ पर जो स्टेट है उसकी खुद की अथॉरिटी पे वो कितना पावर का एक्सरसाइज कर सकती है, उसी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, लिमिट लगाई जाती हैं, ताकि जो इंडिविजुअल लिबर्टी है उसको, इंटरेस्ट को यहाँ पर बड़ा रखा जा सके। समझ आप चुके ही हैं। चलिए मैं आप लोगों को आंसर इसका बता देती हूँ। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है ओनली ए बी बोथ नीदर। पहली बात तो क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत है तो यानी कि बोथ 1 और 2 तो नहीं हो सकता, एक ऑप्शन तो हमारा खत्म हो जाए, या तो ये ठीक होगा या ये ठीक होगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल पैराडॉक्सिकल बातें कर रही है ना, एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट है। ये कह रही है कि स्टेट लिबर्टी पे लगाता है, ये कह रही है कि यहाँ पे, तो एक ही ठीक होगा, तो एक ठीक होगा। अब हमें देखना है कि 1 या 2 ठीक है या नीदर, या दोनों में से दोनों ही गलत है। लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात की जा रही है तो इनमें से हमने कुछ कुछ ऐसा तो पढ़ा है, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सब कुछ पढ़ रहे थे, तो यानी कि नीदर भी नहीं है। अब हमें देखना है यहाँ पर ऑप्शन ए या ऑप्शन बी के बीच में। देखिए मैंने जब आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म समझाया तो सीधा सीधा एक बात बताई कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ही होता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बताया गया है, कि आप गवर्नमेंट की पावर के ऊपर लिमिटेशन लगा रहे हैं। हमने तो कभी नहीं बोला कि हम इंडिविजुअल की पावर पे लगा रहे हैं। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट बी इज राइट, और यहाँ से आपका आंसर भी हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि बना है 2015 में, यानी कि 2015 के यूपीएससी प्रीलिम्स में इसको पूछा गया है। देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज दी, क्यों है पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया के अंदर, क्यों। देखिए पहले ऑप्शन बोल रहा है लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द सिस्टम, यानी कि हमारा जो हमने पार्लियामेंट देखा और पार्लियामेंट जो मैंने आप लोगों को समझाया, तो पार्लियामेंट के साथ में बताया कि पार्लियामेंट इज अ ऑर्गन विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट, सेकेंड वन इज, यहाँ पर राज्यसभा को हम देखेंगे, एंड देयर इज लोकसभा। ये 3 चीज़ें मिलकर पार्लियामेंट बना रही है। तो क्योंकि पार्लियामेंट में जो लोकसभा हमारा एक इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा किया जाता है, क्या इसी वजह से पार्लियामेंट जो वो बनता है।
बताइए आप मुझे आंसर। खैर ऑप्शन बी पे देखते हैं। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पार्लियामेंट हमारा जो संविधान है उसके अनुसार संशोधन कर सकता है, इस वजह से पार्लियामेंट जो है वो स्ट्रक्चर हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इसलिए वजह से बोलते हैं। देखिए सवाल बहुत आसान है, ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा भी चुके हूँ, लेकिन सोचिए जब 2015 में ऐसा कुछ खास सा किताबों से हमें नहीं समझ में RPYQ आया होगा, तो तब आपको कॉमन सेंस लगानी होगी। अब मैं पढ़ा रही हूँ तो आई होप कि आप लोग एक भी सवाल को गलत नहीं करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर बोल रहा है कि राज्यसभा जो है उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। दैट इज़ वेरी करेक्ट। राज्यसभा हमें पता है 6 साल की टर्म्स होती है इसकी, और ये डिसॉल्व नहीं होती है। तो क्या इसकी वजह से पार्लियामेंट्री सिस्टम बनता है? या फिर ऑप्शन डी जो कि बोल रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब याद कीजिए मैंने आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम एज वेल एज जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फीचर पढ़ाए, लिख के दिखाए, तो उसमें इन पॉइंट्स में से कौन सा वो पॉइंट था जिसको मैंने आपको पढ़ाया था। सो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के प्रति है तो इसी वजह से हमें वो क्या दिखाई देता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम दिखाई देता है। अगर किसी के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो क्या है? या तो ऑटोक्रेसी हो गया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंटशिप होगा। तो मोस्टली हम क्या देखेंगे कि प्रेसिडेंट में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पहले ही आंसर आप लोगों को पता चल गया है। खैर फिर भी हम एक बार देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इस 2020 में पूछा गया है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चले तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट बाय द लेजिस्लेचर, कानून के द्वारा बनाई गई। पॉपुलर गवर्नमेंट यानी कि बहुत ही पॉपुलर है। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट या लिमिटेड गवर्नमेंट। तो आंसर आप लोगों ने पहले ही देख लिया है, क्या है? लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का वही मतलब हो गया ना कि संविधान के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट बनी है उसका सीधा सीधा मतलब है कि गवर्नमेंट की शक्तियों के ऊपर लिमिट लगी हुई है। नेक्स्ट सवाल बात कर रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ वन इन विच, अगेन 2020 में सवाल आया। तो आप समझ चुके होंगे कि आजकल कैसे कैसे सवाल जो है वो UPSC में पूछे जाते हैं। तो मेंस रेलिवेंट ही है ये, क्योंकि इसमें तो पूरा आपको कंसेप्ट ही समझना पड़ेंगे। इसमें तो कोई तथ्य नहीं है जो आप याद करके बैठ जाएंगे, इसमें आपकी समझ काम आएगी। ऑप्शन ए पूछ रहा है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, यानी कि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सारी की सारी रिप्रेजेंट हों जब गवर्नमेंट की बात हो रही हो। आई डोंट नो, मैंने आप लोगों को भी पढ़ाया है, तो आंसर आप लोग सोचिए साथ साथ। ऑप्शन बी बोल रहा है द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट, हो सकता है। ऑप्शन सी बोल रहा है द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। ऑप्शन डी बोल रहा है द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर। खैर ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन सी देखेंगे तो हमें पता है कि पीपल चूज तो करते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर नहीं है तो वो उसको हटा नहीं सकते हैं। वो कैसे करेंगे? हाँ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत कम कंट्रीज में है तो वहाँ पर वो डायरेक्टली उसको हटा भी सकते हैं। सो ये क्वेश्चन मार्क काइंड ऑफ कंफ्यूज करने वाली स्टेटमेंट हो जाती है, बट इट इज़ आस्क्ड काइंड ऑफ इन द इंडियन सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को क्वेश्चन मार्क की तरह थोड़ा सा छोड़ेंगे। तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट होनी चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया गया है। हो भी कैसे सकती है? कोई एक पॉलिटिकल पार्टी होती है अगर मेजोरिटी आई है तो। दूसरी बात हम देखेंगे अगर किसी ने संधि करके अपनी गवर्नमेंट बनाई है तो हम देखेंगे 2 होंगी 3 होंगी, लेकिन उससे ज़्यादा कैसे बन सकती है? तो आंसर हम देखेंगे, आंसर कैन बी ऑप्शन बी, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है और उसी के द्वारा उसको रिमूव किया जा सकता है। काफ़ी अगर आप लोगों ने अभी ध्यान से पढ़ा है तो आसान था इसको आंसर करना, लेकिन इस ऑप्शन को छोड़ के तीनों के तीनों ऑप्शन ऐसे थे जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग लग रहे थे। तो जब मैं आपको समझा रही थी ना 5 पॉइंट्स लिख के, जब मैंने पहले बताया, अगर वो 5 पॉइंट अभी तक आपने अपनी नोटबुक में नहीं लिखे ना तो आपके लिए आने वाले प्रीलिम्स में भी समस्या खड़ी हो सकती है। हम बहुत सारी चीज़ों को ऐसे याद नहीं रख सकते हैं, तो हमें बिल्कुल सच में पता होना चाहिए कि क्या क्या है। क्योंकि क्वेश्चन देखिए ना कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, हाँ हमने ये पढ़ा था पार्लियामेंट्री सिस्टम में, प्रेसिडेंट में नॉन रिस्पॉन्सिबल है, उन्हीं के द्वारा रिमूव भी की जा सकती है। तो अगर आपने पढ़ा है लिखा है तो वाजिब क्या बात है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, नहीं किया है तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, 2021 का सवाल है। सवाल पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन
एन असेंशियल फीचर दैट इंडिकेट दैट इट इज़ फेडरल इन कैरेक्टर। फेडरलिज्म मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया कि स्टेट के बीच में और जो यूनियन है उसके बीच में शक्तियों का जब विभाजन होता है उसी को हम फेडरलिज्म बोलते हैं। अब इसको कुछ बच्चे फ्यूडलिज्म से कंपेयर मत कर दीजिएगा, फ्यूडलिज्म अलग चीज़ है। फ्यूडलिज्म हिस्ट्री की टर्म है जिसके अंदर फ्यूडल हम बातें करते हैं, यानी कि अलग अलग टुकड़ों में जब स्टेट बंटना शुरू हो जाता है तो उसको हम फ्यूडलिज्म काइंड ऑफ देखते हैं कि सेंट्रलाइजेशन जब बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। खैर, यहाँ पर बात हो रही है फेडरल कैरेक्टर की, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ऑप्शन ए बात कर रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज सेफगार्ड, यानी कि जो जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस वो किसी के ऊपर भी निर्भर ना हो। अगर वो सेफगार्ड है तो हम मान सकते हैं कि जो हमारा जो फेडरलिज्म है वो एसेंशियल है। फेडरलिज्म में मैंने आपको क्या बताया था, शक्तियों का विभाजन है। उसमें हम ऑप्शन बी को देखेंगे, द यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, कि यूनियन जो लेजिस्लेचर है उसके अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट से। तो अब राज्यसभा को आप देख लीजिए फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि स्टेट से ही जो यहाँ पर एमएलएज बनते हैं उन्हीं में से जितनी वो है वो बीच में ही अपने में ही इलेक्शन करेंगे, उसमें से निकालेंगे और जो लोग जीतेंगे वो राज्यसभा में मेंबर बन जाते हैं। तो काइंड ऑफ वैसी स्टेटमेंट है कि क्या ये फेडरलिज्म के कैरेक्टर को दिखा रहा है। ऑप्शन सी बोल रहा है द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द रीजनल पार्टीज। ऑप्शन डी द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। तो खैर, फंडामेंटल राइट तो स्टेट के लिए नहीं होते, ये तो इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं, मैं आप आम नागरिक। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, हम इसको बिल्कुल आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। लेकिन अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे इन दो ऑप्शन में से, और सच में ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। लेकिन जब मैं आपको बता रही थी कि पावर्स को डिवाइड किया जाता है तो मैं आपको छोटा सा ये बात बताना भूल गई थी कि जुडिशरी को भी जो है उसकी पावर्स अलग से बांटी जाती है, ये भी फेडरलिज्म में आता है। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इन तीनों की पावर का जो सेपरेशन होता है वो एक फेडरल कैरेक्टर है। इसी वजह से ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। खैर, यहीं पर आज हम अपनी वीडियो को देते हैं पूर्ण विराम, और मैं आप लोगों से कल फिर से मिलती हूँ और कोशिश करूँगी हफ्ते में 5 से ज़्यादा वीडियोस लेकर आऊँ। PT 365 की भी कोशिश करूँगी कि 3 से 4 वीडियोस आप लोगों को दे पाऊँ। एक रेगुलर टाइम जो है वो भी मैं आप लोगों को जल्दी ही बताने की पूरी कोशिश करने वाली हूँ। और बताइएगा, शेयर कीजिएगा एक्सपीरियंस कैसे लगा, क्या क्या सुधार करने हैं, क्या क्या छोड़ना है, और पढ़ते रहिए, मस्त आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।